ठीक है सर, टाइमर कब तक लेंगे? अच्छा, तो ये हमने देख लिया रेंडमाइज। अच्छा, रीड कैरेक्टर आप लोग ने देख लिया। ये एग्जांपल भी इसके गिवन है, आप लोग रन करके देखिएगा। ठीक है कि ये अच्छा, कि ये रीड कैरेक्टर क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर लेते जा रहा है, उसको चार में स्टोर करते जा रहा है। ठीक है, चार के इसके अंदर। अब ये कैरेक्टर वाइज है, तो ये समझ लें एक एरे के थ्रू भी इसको आप रख सकते हैं। ज़ाहिर है चार है कैरेक्टर है तो ये, और आप इसको फिर हमने राइट कैरेक्टर करवा दिया। ये एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल है रीड कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर की। इसको आप रन करके देख लीजिएगा, आपके मैनुअल के अंदर ये गिवन होगी। ठीक है, फिर आपके पास है रीड हेक्सा। हेक्सा आपको पता है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या करता है कि उसमें ज़ाहिर है आप लोगों को मेरे ख्याल से बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अ, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, एक मिनट वेट करें। कि हेक्साडेसिमल आपके पास नंबर सिस्टम होता है कि उसमें 16 नंबर्स होते हैं। 16 डिजिट्स के ऊपर, 16 कैरेक्टर्स के ऊपर आपका हेक्साडेसिमल होता है, जिसमें आपके पास 0 से 9 तक की वैल्यूज़ होती हैं, और 10 से 15 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो ABCDEF तक जाती हैं। तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अगर आपने कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू लेनी है, ठीक है, फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस अटेंडेंस अभी तक आप लोगों की मार्क हुई ही नहीं है। आज आप लोगों का ब्रेक के बाद असाइनमेंट का वाइवा होगा, उसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, जो वाइवा में अपेयर हो जाएगा तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लें। अच्छा, रीड हेक्सा है। रीड हेक्सा के अंदर क्या है कि आप हेक्सा डेसिमल वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी हेक्सा डेसिमल वैल्यू आपने लेनी है तो आप कोई भी, आपने यहाँ पे कीवर्ड दिया, उसका डेटा टाइप दी, अनइनिशियलाइज्ड रखी, सेम जैसे हमने ऊपर चार वाली एग्जांपल देखी है। इसमें भी यही काम हो रहा है कि कॉल रीड हेक्सा। ठीक है, रीड हेक्सा से क्या होगा, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को इनपुट लेगा। ठीक है, और हेक्स जो हमने यहाँ पे कीवर्ड लिया हुआ है इसके अंदर इसको स्टोर करेगा, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और फिर उसको यूज़र को आउटपुट करवा देगा राइट हेक्सा, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है EX में उसको राइट करवा देगा। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे ख्याल से इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग रन करके देख लीजिएगा। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट का एक इंस्ट्रक्शन आता है। इंक्रीमेंट क्या करता है, जो भी हमारे पास रजिस्टर हम के ऊपर इंक्रीमेंट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इंक्रीमेंट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसमें +1 हो जाएगा। +1 का मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट में वो एक नंबर का एडिशन कर देगा, 1 का एडिशन कर देगा, जो भी उसकी वैल्यू है। सपोज 10 है, अगर मेरे पास एक रजिस्टर है EAX, उसकी मैंने वैल्यू 10 रखी है, और जब मैं EAX में इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट EAX INC EAX, तो क्या करेगा वो 10 से उसको 11 कर देगा। यहाँ पे 100 होगी और मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो 101 कर देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसको आप लोग रन करके देखें ये क्या कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं, ये यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू ले ली है EAX में। ठीक है, उसको राइट डेसिमल करूँगा एक दफ़ा तो 10 आएगी, इंक्रीमेंट कर दूंगा EAX, यानी कि मुझे ऐड कर दूंगा एक 1 उसमें। ठीक है, और उसके बाद कॉल, ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले की भी लैब्स में मैं आपको ये चीज़ सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा,
कह रहा है पर ये चीज़ हो जाती है कि ये कंपाइलर जो है रजिस्टर के अंदर वैल्यूज स्टोर कर देता है और फिर इसको आप लोग देख लें कि ये इंक्रीमेंट बेसिकली आप लोग पहले भी रन करके पिछली लैब्स में देख चुके हैं कि ये इंक्रीमेंट इस तरीके से काम कर रहा है कि जो भी रजिस्टर के हम ऊपर इंक्रीमेंट लगाएंगे उसके अंदर ये +1 कर देगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास सिंपल DEC अगर आप उस EAX से पहले या जो भी आपके पास आगे रजिस्टर है या वेरिएबल उससे पहले लगाएंगे तो उसमें अगर 10 वैल्यू है तो उसको 9 कर देगा, 9 है तो 8 कर देगा। इस तरीके से ये डिक्रीमेंट कर सकता है। तो आपने कोई काउंटर लगाना है, कोई लूप चलाना है, ठीक है, उसमें आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और या कोई आपने रजिस्टर की कोई एरे की वैल्यूज आपने शो करवानी है तो आप उसमें इंडेक्स के ऊपर उसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया इंक्रीमेंट, ये हो गया डिक्रीमेंट, ठीक है। ये छोटे छोटे से ब्लॉक ऑफ कोड हैं, ये आप लोग रन करके देख लें, ठीक है। फिर हमारे पास है एक्सचेंज। एक्सचेंज का कीवर्ड हमारे पास क्या कर रहा होता है कि दो वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास ये डॉट डेटा सेगमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर ये रन तो होना चाहिए। एक सेकंड, ओपन प्रोजेक्ट। अच्छा, एक्सचेंज बेसिकली क्या कर रहा है आपके पास,
रेंज बेसिकली क्या कर रहा है कि ये वैल्यू के अंदर सपोज मैंने 5 दिया है और वैल्यू 2 के अंदर मैंने 6 दिया, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मूव ई एक्स में वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू ई एक्स में आ गई यानी कि 5। उसके बाद ई, ये हमने मेरे ख्याल से फर्स्ट लैब में भी देखा था, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट और एक्सचेंज हमारे पास, हमने जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो एक्सचेंज क्या कर रहा था। तो एक्सचेंज क्या करेगा कि ये ई ए एक्स में अभी क्या वैल्यू आ गई 5, इसको एक्सचेंज कर दे किसके साथ, वैल्यू 2 के साथ, यानी वैल्यू 2 में 6 है, ठीक है। पहले इसमें 5 थी, अब इसमें 5 वैल्यू 2 में चली गई और वैल्यू 2 के अंदर जो 6 थी ये ई एक्स में आ गई। और जब मैं इसको राइट डेसिमल करूँ, ये एरर आता है, ये देखें मैंने यहाँ पे जबकि मूव ई एक्स में 5 वैल्यू वैल्यू किया था जो कि उसमें 5 था, लेकिन ये आउटपुट 6 दिखा रहा है क्योंकि इसने इन दोनों की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर दिया आपस में, ठीक है। तो ये एक्सचेंज का कीवर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास मूव जेड एक्स और मूव एस एक्स आ जाता है, ठीक है। जैसे हम मूव का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये आप लोगों को मैं शायद पिछली भी किसी एक लैब में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम मूव जेड एक्स क्यों यूज़ करते हैं और मूव एस एक्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि हम मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि हमने जैसे फर्स्ट कुछ लैब्स में, स्टार्टिंग लैब्स में हमने जहाँ पे रजिस्टर्स पढ़ा था, वहाँ पे रजिस्टर्स, जहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था, वहाँ हमने देखा था कि अगर हमें दो रजिस्टर्स हैं उनको आपस में ऑपरेट कराना है, ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, मूव करानी है कोई वैल्यू, तो वो दोनों का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एक ई ए एक्स रजिस्टर है तो दूसरा भी ई डी एक्स, ई बी एक्स या ई सी एक्स रजिस्टर ही होगा। एक ए एच है तो दूसरा ए एल, ए एच, बी एच, सी एच, डी एच ही होगा, ठीक है। तो वो दोनों का साइज अगर 16 बिट है तो सामने वाला भी 16 बिट हो, दूसरा 32 बिट है तो इधर भी 32। लेकिन जब हम मूव जेड एक्स, अगर हम दो ऐसे इस्तेमाल करें जहां हमने ऊपर तो सपोज ई डी एक्स लिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में भी अगर आप देखें तो यहाँ वर्ड लिया हुआ है, जबकि वर्ड होता है हमारे पास 16 बिट, और ई ए एक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ वैल्यू, वैल्यू की टाइप है वर्ड जो कि है 16 बिट, और यहाँ पे हमने इसको ई एक्स में स्टोर करा रहे हैं जो कि है 32 बिट, तो यहाँ पे इसको एरर देना चाहिए। लेकिन जब हम मूव जेड एक्स इस्तेमाल करेंगे या मूव एस एक्स इस्तेमाल करेंगे तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि मूव जेड एक्स से क्या होगा कि ये मूव तो करेगा लेकिन विद जीरो एक्सटेंशन। जेड एक्स का क्या है, जीरो एक्सटेंशन, ठीक है, और एस एक्स क्या है, साइंड एक्सटेंशन। जीरो एक्सटेंशन का ये मतलब है कि अगर ये 16 बिट है, ठीक है, तो 16 बिट्स इसमें स्टोर की इसने 32 बिट के अंदर, 32 बिट्स हैं सपोज, अगर आप इसमें देखें तो अगर ये 1 2 3 करते हुए 32 बिट्स हैं तो उसने इनिशियल 16 बिट के अंदर 16 बिट वाला आपका चीज़ परफॉर्म की, स्टोर की, और जो बाकी 16 बिट बच गई उसमें उसने जीरोस, जीरो एक्सटेंशन पुट कर दी, यानी कि जीरोस पुट कर दिए। तो वो आप ये काम भी मूव जेड एक्स या मूव एस एक्स के साथ कर सकते हैं कि आप एक छोटा ऑपरेटर और एक बड़ा ऑपरेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटे ऑपरेटर की वैल्यू बड़े में या बड़े की छोटे में आप दे सकते हैं। तो ये आप अनसाइंड के लिए आप क्या कर रहे हैं, जीरो विद जीरो एक्सटेंशन, और जहां आपके पास साइंड वैल्यू है, ठीक है, वहां पे आप विद मूव एस एक्स इस्तेमाल करेंगे विद साइंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो साइंड वैल्यू के लिए ये परफॉर्म कर देगा। तो ये चीज़ भी आप लोग परफॉर्म करके देख लीजिएगा किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है आपका लैब टास्क, ठीक है। ये हमने सारे चीज़ें पढ़ ली क्या है, इसको हम एक दफ़ा रिवीजन भी कर लेते हैं कि आज की हमने ये लैब में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। अच्छा, तो आज की लैब में हमने देखा है कि लेंथ ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा है, हमारे पास जो भी एरे है हमारा, उसकी हमने मल्टीपल टाइप्स देखी कि ये किस किस तरीके की एरे की हमारे पास लेंथ जनरेट करके दे रहे हैं हमें, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑपरेटर यानी कि कितने उसमें एलिमेंट्स है वो हमें बता रहा है। लेंथ ऑफ के कीवर्ड से साइज ऑफ क्या कर रहा है हमें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइप ऑफ दैट ऑपरेटर, यानी कि अगर उसका वर्ड है, ठीक है, तो वर्ड कितने किस टाइप का है, 2 टाइप का है, ठीक है। बाइट है तो बाइट 1 टाइप का है, डी वर्ड है तो वो 4 टाइप का है। तो उसकी टाइप के साथ मल्टीप्लाई करके साइज ऑफ ऑपरेटर हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, लेंथ इनटू साइज, ठीक है। और
निगेट क्या कर रहा है, निगेट हमारे पास नेगेटिव वैल्यू शो करवा रहा है, ठीक है। निगेट यानी कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर हमने ये कीवर्ड NEG निगेट यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैक मेमोरी को पढ़ा। स्टैक मेमोरी में हमारे पास दो ऑपरेशन हैं, पुश और पॉप। ये हमने देखा कि स्टैक मेमोरी इंप्लीमेंट करते हैं तो हम कोई भी वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है तो पुश के थ्रू करते हैं, और कोई भी हमने वापस आउटपुट लेनी है या फिर हमने डिलीट करनी है उसमें से वो वैल्यू, तो हम पॉप का इस्तेमाल करते हैं। स्टैक मेमोरी काम करती है लीफो के ऊपर, जो हम मोस्टली लीफोस को कहते हैं। और लीफो का क्या फुल फॉर्म है, लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट जो वैल्यू इन हुई है वो फर्स्ट आउट होगी, वो पहले पॉप होगी, और फिर ये सिंक्रोनसली काम करेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसकी एग्जांपल भी देखी, इसको ड्राई रन करके भी देखा। कुछ वक्त हमने वैल्यूज ली 2 4 6 8 9 और उनको हमने पुश करवाया और फिर पॉप करवाया, तो वो रिवर्स ऑर्डर में पॉप होती चली गई, क्योंकि ये लास्ट इन जो वैल्यू थी उसको फर्स्ट आउट उसने किया। और उसकी हमने ये एग्जांपल भी देखी, ठीक है, रन करके। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि रैंडम 32 क्या करता है, 32 बिट की कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। अगर हम कॉल रैंडम 32 कर दें, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास EAX रजिस्टर में आ रही होती है, उसको हमने आउटपुट करवा दिया। फिर रैंडम रेंज देखा कि रैंडम रेंज और रैंडमाइज एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करते हैं। कि रैंडम रेंज में हम कोई भी स्पेसिफिक रेंज दे देते हैं और वो 0 से N-1 के ऊपर काम करती है, और उसका जो हमारे पास उसको हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करने के लिए हम रैंडमाइज एक ही दफ़ा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में कर देंगे कॉल, तो कॉल रैंडमाइज करेंगे तो ये हर दफ़ा में डिफरेंट वैल्यूज हमें जनरेट करके देगा। ये दोनों आपस में सिंक्रोनसली काम करेंगे, रैंडम रेंज और रैंडमाइज, ठीक है। रैंडमाइज जो है कुछ भी नहीं है रैंडम रेंज के अलावा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रीड 4 और राइट 4, ठीक है। ये हमने देखा कि 4 टाइप की हमारे पास कैरेक्टर हो, कोई स्ट्रिंग ना हो, कोई कैरेक्टर हो, तो उसको हम किस तरीके से रीड कैरेक्टर करते हैं और राइट कैरेक्टर करते हैं, विद एग्जांपल हमने देखा। और रीड हेक्सा और राइट हेक्सा किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये भी हमने इसी लेक्चर में देखा है, ठीक है। हेक्साडेसिमल जो 0 to 16 वैल्यूज हैं, ये हम किस तरीके से करते हैं रीड। फिर इंक्रीमेंट हमने करवाना हो तो INC का हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिक्रीमेंट कराना हो तो DEC का कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्सचेंज दो वैल्यूज को आपस में स्वैप करना हो, दो रजिस्टर की वैल्यूज को हम तो उसमें हम एक्सचेंज का कीवर्ड ये इस्तेमाल करते हैं, एक्सचेंज, और दोनों रजिस्टर्स तो आपस में दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। फिर मूव ZX और मूव SX हम एक छोटी वैल्यू और एक बड़े रजिस्टर और छोटे रजिस्टर को आपस में मैनिपुलेट करने के लिए हम मूव ZX जीरो एक्सटेंशन पुट करता है अनसाइंड वैल्यूज के लिए, और साइंड वैल्यूज के लिए हम मूव SX यानी कि साइंड विद साइंड एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये लैब आप लोग अभी दोबारा लैब खत्म होने के बाद खोल के देखिएगा, इसकी एग्जांपल्स को रन कीजिएगा, तो आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो लैब टास्क हैं, ये इतने मुश्किल नहीं है, इजी टास्क है। ये है, पहला तो है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर इन प्रिंट आउट रिवर्स स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टैक, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग की जो वीडियोस हैं इसकी लैब की, वो तो वैसे अपलोड हो जाती है गूगल उसके ऊपर, क्लासरूम के ऊपर भी, और LMS के ऊपर भी आपको लिंक आ जाता है यूट्यूब, तो उसमें आप लोग चाहें तो पूरी आज की जो लैब है, आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब है, इसमें काफ़ी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ये आगे यूज़ भी होंगी, तो इसको बार बार देखें, जिसको जो चीज़ समझ ना आई हो वो दोबारा देखें, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको सारी चीज़ें ये समझ आ जाएं। नेक्स्ट असाइनमेंट जो आप लोगों का आएगा मिड्स के बाद वाला जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, स्टैक की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, पुश पॉप किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जो वीडियोज़ हैं उसको भी आप देख लिया करें, कोई भी उस वीडियो का लास्ट पार्ट लाजमी देख लिया करें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि लैब टास्क में क्या करना है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा लैब टास्क समझाया होता है, लेकिन स्टूडेंट्स की जब मैं लैब देखता हूँ तो वो उन्होंने कुछ और ही अपनी मर्जी का काम किया हुआ होता है। खैर, अब आप ये देखें कि ये पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट आउट रिवर्स स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टैक, ठीक है। यानी कि जो अभी हमने स्टैक पढ़ा उस तरीके से ये यूजर से वैल्यूज इनपुट ले, करेक्टर बाय करेक्टर, उससे एक पूरी उसका नाम या कोई भी उसकी चीज़ इनपुट ले ले स्टैक में, और उसको रिवर्स में प्रिंट करा दे, तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान है, आप पॉप करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली
जो भी स्ट्रिंग उसने इनपुट दिया है वो आउटपुट में आ जाएगा आपके पास। फिर राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड यूज ओनली EAX ऑपरेटर। आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये इतना आपको ऐसा लग रहा है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये चीज़ लिखी है कि यूज़ द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा आपने इस्तेमाल करना है। ये 3 रजिस्टर्स लेने, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। इसमें ये एस डी वर्ड के होंगे, यानी कि साइंड डी वर्ड होंगे। 8, 15 और 20 में आपने वैल्यूज रखनी है, ठीक है। और ये जो पहली लाइन लिखी है ये परफॉर्म करनी है। EAX रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, निगेट, जो हमने नेगेटिव भी आज पढ़ा है, ये भी आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि नेगेटिव से आपने वैल्यू 2 में जो भी आ रहा है उसको नेगेटिव करना है, उसमें ऐड करना है 7। वैल्यू 3 में ये नेगेटिव करना है, ठीक है। उसको माइनस, ये अब आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस निगेट से करें, जो आपका मर्जी आप करें। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं इनके जो भी आंसर है वो ये वाली लाइन परफॉर्म हो जाए और EAX रजिस्टर के अंदर आ जाए और आप फिर EAX रजिस्टर को आउटपुट में शो करवा दो। तो ये पहला सिंपल सा टास्क है। फर्स्ट टास्क टू स्टैक मेमोरी का कि यूज़र से इनपुट लेना है और उसको आपने आउटपुट करवाना है, ठीक है। और ये आपके पास है कि आपने EAX के ऊपर ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन वैल्यूज़ को रखते हैं। और थर्ड जो टास्क है ये आप अभी ये रहने दें, क्योंकि आप लोगों ने अभी स्टैक पढ़ा है, क्यू नहीं पढ़ा। इसमें स्टैक भी इस्तेमाल हो रहा है और क्यू भी हो रहा है, तो आप अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 को रहने दें। होता यही है, मैंने पिछली भी लैब्स में एक आध दफ़ा एक आध टास्क बोला कि आप इसको रहने दें, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने वो किया हुआ था। इसका मतलब कि वो या उसको करने की कोशिश की हुई थी। इससे इसका मतलब कि उन्होंने ना लैब ली, ना उन्होंने वीडियो देखी। तो आप लोग ये चीज़ लाजमी देख लिया करें कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ। इस चीज़ को हम दोबारा आगे आने वाली किसी लैब में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप अभी क्योंकि आप लोगों ने स्टैक तक पढ़ा है, तो आप लोग ये 2 टास्क जो हैं इनको सबमिट कर लें, ठीक है। और ये बड़े इजी से टास्क हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अच्छा, अब आप लोग जो है एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें 10:30 तक का। उसके बाद 1 बाय 1 मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँगा, ठीक है। आप लोग सारे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को एक्सेप्ट करते जाऊँगा। जिसको करते जाऊँ वो अपना जो भी 1-2 मिनट्स का वाइवा है वो दे और उसके बाद वो एग्ज़िट होता चला जाए, ठीक है। उसकी अटेंडेंस मार्क होती चली जाएगी, ठीक है। तो सब मेरे ख्याल से लग रहा है कि पहले से ही ब्रेक पे गए हुए हैं। किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? रिप्लाई दे दें, जी आ रही है। ठीक है। आ रही है। 10:30 के ऊपर आप लोग दोबारा से रीजॉइन करें, ठीक है। तो और 1 बाय 1 मैं जिसको एंटर करते जाऊँगा वो अपना वाइवा देते रहे। किसी को भी रेंडमली मैं एंटर कर लूँगा और वो अपना वाइवा दे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें टेंशन लेने की नहीं है। जिसने असाइनमेंट खुद से किया है वो 2 मिनट के अंदर दे देगा, और जिसने ज़ाहिर है नहीं किया उसको मैं जितने भी इजी क्वेश्चंस दे लूँ वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि किसी के अगर 7 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, तो वो 10 हो जाएं अगर आप अच्छा वाइवा दे दें। और हो सकता है कि किसी के मैंने गलती से 10 मार्क्स भी दे दिए लेकिन उसने या 9 मार्क्स भी दे दिए हैं, 8 मार्क्स भी दे दिए हैं, तो उसके हो सकता है 3-4 भी हो जाए। वाइवा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अब आप लोग वाइवा थोड़ा सही सही तरीके से दें, ठीक है। ये भी चीज़ मैं देखूंगा, मुझे मेरे तो सामने है कि मुझे 50% 60% ऑफ द लैब्स कॉपीड हैं, ठीक है, एक दूसरे की, जो कि मेरे पास उनका डेटा है। वो हम डिफरेंट टीचर्स से डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन ये है कि अभी भी आप लोगों के पास चांस है। अगर आप उसको रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं तो आप अच्छा से अच्छा वाइवा दे दें, आप लोगों की मार्किंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक चांस है, ठीक है। तो आप लोग अब ब्रेक ले लें, 10:30 पे आप लोग रीज्वाइन कर लें, ठीक है।